पार्टी। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आदरणीय विधायक जगबीर सिंह मलिक जी, और थोड़ी देर के लिए इतनी बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी अब तख्ती नीचे कर लो। तख्ती देख ली हमने, ये तख्ती देख ली राजमल जी की, सुमेर जी की, राजकुमार शर्मा जी की, सबकी तख्ती आ गई सारी। अभी थोड़ी देर के लिए तख्ती अपनी नीचे कर लो भाई, थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो तख्ती। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जी हाँ, ये कहावत कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है। और हर्ष शिकारा क्या बीजेपी के पैराशूट कैंडिडेट हैं? इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो साथियों जुड़े रहें फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल से। आपको बता दें कि हर्ष शिकारा जो है कांग्रेस पार्टी से गोहाना विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे और उन्हें पूरा जो है अंदेशा था कि टिकट उन्हें मिल जाएगी। लेकिन हाल ही में जो गोहाना में एक जनसभा हुई, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधन के दौरान उनका कहीं भी नाम नहीं लिया, जबकि जगबीर मलिक का नाम बार बार मंच से लिया गया और बड़ी प्रमुखता के साथ लिया गया। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हर्ष शिकारा को टिकट नहीं मिलेगी अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की। और इससे अब कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हर्ष शिकारा जो है वो ताल ठोक चुके हैं कि वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी उन्हें टिकट दे या ना दे। और दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगबीर मलिक पर एक बार फिर से जो है विश्वास जताया है, जो इससे हमें लगता है, क्योंकि संबोधन के दौरान बार बार जगबीर मलिक का नाम मंच से लिया गया और हर्ष शिकारा का एक बार भी नाम मंच से नहीं लिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद हर्ष शिकारा ने अपना एक वीडियो भी जारी किया था इससे पहले, और उसमें कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और अगर वो जीतते हैं तो वो टिकट यानी कि वो जीत जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झोली में लाकर डाल देंगे। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसको वोट देगी। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हर्ष शिकारा अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे, और जो कांग्रेस पार्टी है क्या वो जगबीर मलिक के ऊपर ही दाव खेलेगी या किसी नए चेहरे को या किसी अन्य को मौका देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो जनसभा थी उसमें हर्ष शिकारा का कहीं भी नाम नहीं लिया गया और मंच पर कई बार मौके आए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने जो है कहीं भी हर्ष शिकारा का नाम मंच से संबोधित नहीं किया। और ऐसे में हमें नहीं लगता कि हर्ष शिकारा को गोहाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलेगी। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको उस जनसभा के जो कुछ अंश हैं वो हम सुनाते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधन के दौरान क्या कहा और किस किस का नाम प्रमुखता के साथ लिया। इससे जो कयास हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि गोहाना विधानसभा क्षेत्र से जगबीर मलिक हैं, उनकी जो टिकट है वो पक्की है। और ऐसे में अब हर्ष शिकारा क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि हर्ष शिकारा हैं वो बीजेपी के पैराशूट कैंडिडेट हैं, वो इसलिए खड़े किए गए हैं कि जो कांग्रेस की वोट हैं उनको कहीं ना कहीं काटा जाए, अंतर को कम किया जाए, और ऐसे में जो जगबीर मलिक हैं या अन्य जो भी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से खड़े हों वो आसानी से अपनी जीत दर्ज कर सकें। बाकी क्या हर्ष शिकारा वाकई में बीजेपी के पैराशूट कैंडिडेट हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप ये जो वीडियो है वो एक बार ज़रूर देखें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे आदरणीय विधायक जिन्होंने इस इलाके के लिए एक बहुत लंबी तपस्या करी है, जिन्होंने ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए आपकी आवाज हमेशा हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद करी है, और जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और मेरा हर मोड़ पर, हर कदम पर इस 10 साल के संघर्ष में, उससे पहले उन्होंने साथ दिया है। हमारे आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक इंदुराज नरवाल जी, कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे एक्स सर्विसमैन के एआईसीसी के प्रधान आदरणीय डॉक्टर कपूर नरवाल जी, हमारे भाई जीता हुड्डा जी, हमारे भाई अनूप मलिक जी, हमारे सुरेंद्र दैया जी,
विजेंद्र रिंकू जी, मुकेश तायल जी, सुमेर सिंह जी, रवि इंदौरा जी, पुनीत राणा जी, राजमल चहल जी, गौरव मलिक जी, बहुत से जो साथी, क्योंकि ये नाम संदीप मलिक जी, बहुत से जो साथी जो भाई रणदीप मलिक जी, भाई मोनू जी, भाई रणदीप मलिक जी, हाँ हमारे सभी, एक एक का नाम सबका नहीं भी आ पाया, सभी भाई दुष्यंत जी जो ऊपर चढ़े, भाई मोनू जी जो कि हमारे सुरेंद्र पवार जी उनके सुपुत्र हैं। आपको पता है कि क्या सोनीपत में बीजेपी क्या कर रही है, क्या किया। जिस दिन हमारी यात्रा हुई सोनीपत में, जिस दिन यात्रा हुई उसके ठीक 2 दिन के बाद सुरेंद्र पवार जी के घर पहुंच गए। ईडी पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई सुरेंद्र पवार जी के घर? इसका मतलब मानना, इसका जहां जहां ईडी जा रही है, मैं बताना चाहता हूं ईडी वालों को, यानी कि जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा के आ रही है वहां पे सोनीपत में, जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा के आ रही है। और हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी ये भी पहुंचे हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे पूर्व चेयरमैन, मेरे पुराने साथी रहे हैं। विनोद प्रधान जी, हमारी जो है हमारी बहन जी प्रमिला जी, हमारे मलिक जी, प्रमिला मलिक जी, महिला शक्ति, हमारे पूर्व विधायक पदम दहिया जी, सभी आज यहाँ पे आप सब, सुरेंद्र दहिया जी, आप सब यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं बधाई देता हूँ आपको। जंगशेर नूरन खेड़ा जी, हाँ ये मोटा उलाना हो जाता, नीलम बालियान जी, सुनेरा जांगड़ा जी, भाई यूँ तो एक एक का मैं ये तो नहीं कहता, मैं सबके जानता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सारे उपस्थित हो आप भी जानते हो, 50% के नाम जरूर जानता हूँ मैं। तो भाई मैं सभी और थोड़ी देर के लिए, इतनी बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी अब तख्ती नीचे कर लो। तख्ती देख ली हमने, ये तख्ती देख ली राजमल जी की, सुमेर जी की, राजकुमार शर्मा जी की, सबकी तख्ती आ गई सारी। अभी थोड़ी देर के लिए तख्ती अपनी नीचे कर लो भाई, थोड़ी देर के लिए नीचे कर लो तख्ती। 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार आपने देखी। 10 साल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने हरियाणा का बट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई 10 साल में। और बेटियों को भुगतने दो, नारा बदल गया। यही कसूर हमने हिसाब मांगा कि इतना अहंकार हरियाणा के हर आदमी को इस सरकार ने उलझा दिया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा के आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल पे पोर्टल, आईडीओ पे आईडी, कागजों पे कागज उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन पोर्टल आईडी में। और चक्कर काटो, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, फला ऑफिस के चक्कर काटो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो चक्कर काटो, नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, पिता का नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, आमदनी गलत लिखवा दी तो चक्कर काटो, और चक्कर अपना काटो, अपने कागज इकट्ठे करो। और सुविधाओं से वंचित आम आदमी जिसको राहत की जरूरत थी उसके तो घर पहुंचकर। और आज हम कहना चाहते हैं, ये जो पोर्टल और आईडी और ये जो अधिकारी जिन्होंने गरीब जनता के चक्कर कटवाने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद ये सरकार जाएगी और ये पोर्टल और आईडीओ के चक्कर, ये सारे चक्कर खत्म होंगे और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए। अधिकारियों को जाना पड़ेगा एक एक लाभार्थी के पास, एक एक घर में, एक एक बड़े बुजुर्ग के पास, जहाँ एक एक घर में अधिकारियों को जाना पड़ेगा सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो पेंशन हो चाहे राशन हो। जनता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो जनता को तो उलझा दिया पोर्टलों में और आईडीओ में, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल पहले सीईटी हुई थी, 3 साल के बाद कोई सीईटी नहीं हुई। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान को सीईटी। और कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई ये जो उलझाया हुआ है, हम इतनी नौकरियां देंगे विधानसभा चुनाव तक। कहा था कि नहीं कहा था नायब सिंह जी ने? अब तो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए,
कितनी नौकरी दे पाया? आपने नौकरी नहीं दी, आपने पक्की नौकरी नहीं दी, कच्ची नौकरी। कौशल निगम ले आए। बाबा साहब की परछाई में खड़े होकर हम कहना चाहते हैं, हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को क्यों कुचलना का काम भाजपा ने बार बार किया? बाबा साहब के संविधान द्वारा मिले गए अधिकार जो एससी समाज, ओबीसी समाज, सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी के अंदर आरक्षण के अधिकार को क्यों खत्म करने का काम बार बार ये सरकार कर रही है? केंद्र में 30 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए, और जो बचे पद उनको कच्चे में परिवर्तित करके कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट, बैकडोर से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, अपने बैकडोर से अपने चहेतों को लगाने का काम इस सरकार में हुआ। कच्ची नौकरी में उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और हरियाणा का नौजवान इस वजह से देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा नशा, और कई जिलों में तो देश में सबसे ज़्यादा पलायन, बाहर पलायन करने पे मजबूर हो गया, घर बार बेचकर। भाई ये हम सारे सवाल इनसे पूछ रहे हैं, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं भाई कि हम हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हैं हम कांग्रेस को हिसाब नहीं देंगे, हम हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे, ना कांग्रेस को देंगे ना हरियाणा की जनता को देंगे, क्योंकि हम बीजेपी हैं। बीजेपी हिसाब नहीं देती, बीजेपी हिसाब लेती है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, जो दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप बाकी कहीं जगह हिसाब दो ना दो, मगर ये महाभारत की धरती है, ये कुरुक्षेत्र की धरती है, ये हरियाणा है, और ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हिसाब हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी ईमानदार है, हरियाणा का आदमी सच्चा है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब करना भी जानते हैं, हिसाब चुकता करना जानते हैं। ये मैं समझता हूं कि अब ये समय बदलाव का है। इनका एक नारा है नॉन स्टॉप, सही बात है, ये नॉन स्टॉप सरकार है, ये हम मानते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप बेरोजगारी, नॉन स्टॉप महंगाई, नॉन स्टॉप नशा, नॉन स्टॉप अपराध, नॉन स्टॉप क्राइम, नॉन स्टॉप एससी समाज के अधिकारों से उनको वंचित करना, ये ऐसा हरियाणा है। तो ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के किसान, हरियाणा के कर्मचारी, हरियाणा के व्यापारी, हरियाणा गरीब, हर वर्ग को में खुशहाली लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई 1.5 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के हर व्यक्ति को महंगाई से, कमर तोड़ महंगाई जो सरकार में आई, उस कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने के लिए और बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाने की ये लड़ाई है। 300 यूनिट बिजली में राहत दिलाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई जरूरतमंद को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान, जो 10 साल तक मकान नहीं आए, जो जरूरतमंद है, जिसको मकान की जरूरत है, उस दर्द का समझता है, 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की लड़ाई। और ये लड़ाई हरियाणा का नौजवान जो पलायन कर रहा है विदेश की तरफ, उसको हरियाणा में उज्जवल भविष्य, और अपराधियों को और अपराधी तत्व को, गुंडों को और माफिया को और गैंग को, इन सारे गैंग वालों को और अपराधियों को हरियाणा से पलायन करवाने की ये लड़ाई है। हरियाणा में कानून व्यवस्था आए, हरियाणा में सुख शांति आए, हरियाणा आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा,
हरियाणा में कितनी संभावना है देश में सबसे आगे बढ़ने की, आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हमें 10 साल इन्होंने भट्टा इतना बिठाया। एक ही बात से अंदाजा आपको मैं दे रहा हूं, हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर आई थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े थे। 10 साल से एक खंबा मेट्रो आगे नहीं बढ़ा, एक खंबा मेट्रो। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए जहां देश में सबसे ज्यादा मेट्रो की कनेक्टिविटी हो। सोनीपत भी मेट्रो पहुंचे। आगे हम जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते थे, रेल कोच फैक्ट्री अपने चुगामा में, गोहाना के आगे, वहां पर उसी रूप से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बने और वो मेट्रो का रास्ता सोनीपत से होते हुए उस तरफ मुड़े। देश में सबसे ज्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो हर जिले में, जिले तक मेट्रो पहुंचाने की हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा तो वो प्रदेश होना चाहिए कि हमारे नौजवानों को वर्ल्ड क्लास विश्व स्तरीय शिक्षा हरियाणा में मिले और विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर मिले। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश होना चाहिए किसी वर्ग को धरने पे न बैठना पड़े। जैसे इनकी सरकार में छोटे छोटे बच्चे, 5000 स्कूल बंद हो गए सरकारी, छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक जिनको दिल्ली में धरने पे बैठना पड़ा अपने न्याय की लड़ाई के लिए, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए। हरियाणा ऐसा प्रदेश हो जहाँ किसी को धरने पे ना बैठना पड़े, ना आड़ती को, ना किसान को, ना कर्मचारी को, ना कर्मचारियों को लाठियाँ खानी पड़े, ना सरपंचों को लाठियाँ खानी पड़े, ना हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़क पे आज जिस तरीके से रौंदा गया ऐसा व्यवहार देखना पड़े, ना किसानों को 750 किसानों को। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं गोहाना में आज आपके बीच में मैं आया हूँ, मैं बधाई देता हूँ आपको। गोहाना में मैंने प्रोग्राम देखे हैं बचपन से लेकर आज तक। आपने और हमने बहुत प्रोग्राम किए कि नहीं किए हैं? गोहाना में बहुत प्रोग्राम किए, रिकॉर्ड तोड़ रैलियां भी हुई हैं। लेकिन गोहाना हलके का जो आज की मैं जो ये आज सभा देख रहा हूँ, आज का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना गोहाना के अंदर, गोहाना विधानसभा का इतनी संख्या, इतना जोश, इतनी संख्या, इतना जोश। एक बार तो यहाँ पे आके ऐसा लगा कि शायद जो हम पूरे प्रदेश की रैली देकर करते हैं गोहाना में, मैं भाई इस बार शायद ये पूरे प्रदेश की रैली ना हो गई हो। तो हाँ, और चारों तरफ गोहाना जाम है। ये मौका आया है, बहुत मेहनत के बाद ये माहौल बना है पूरे प्रदेश में। मैं पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरे प्रदेश में टेलीफोन करते हैं, पूछते हैं, जाते हैं, आ रही है कि नहीं आ रही आपकी सरकार? अक्टूबर 4 बीजेपी बाहर, अक्टूबर 4 ये बड़ी मुश्किल से, ये आप सोच सकते हैं कितनी लड़ाई, कितने संघर्ष के बाद ये अवसर आया है। तो वो ये हमारे इस इलाके की तरफ देखेगा। वो ये पूरा देश आज ये देखना चाहता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस इलाके से आते हैं, इस इलाके में आपका आशीर्वाद उनके साथ है कि नहीं है, आज पूरा देश देखेगा। आज पूरा देश, कभी कभी ऐसा चुनाव होता है जब पूरे देश की नज़र आज आप पे पड़ेगी। मुझे पता है बहुत सी बातें हो सकती है, सबकी अपनी अपनी जगह सब सही भी हो सकते हैं, बहुत सी बातें हो सकती है। लेकिन ये ऐसा मौका जो अब आया है, इस मौके में हर बात से ऊपर उठ के, भाई चुकोगे तो नहीं भाई इस बार? ये यहाँ जब भाई देखो जब ये लड़ाई लड़ने का जब समय आए, अभी ओलंपिक के खेल हुए कि नहीं हुए? ओलंपिक के खेल 10,000 मीटर की रेस, 10,000 मीटर की रेस में अब आखिरी 100 मीटर बचे हैं, बल्कि 100 भी नहीं बचे। कितने दिन की सरकार रहेगी ये? कितने दिन की? ये 40 दिन की, 40 भी पूरे नहीं है। तो भाई तो भाई 28 दिन की रहेगी। तो भाई ये 10,000 मीटर की रेस में आखिरी 30 मीटर रह गए, आखिरी 30 मीटर रह गए। आखिरी 30 मीटर में
भाई आपस में मत उलझियो, आखिरी 30 मिनट हम आगे हैं। इनके साम दाम दंड की राजनीति की जाएगी। सुनो, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाएगी। बहुत सी बातें, क्योंकि जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, हरियाणा में पूरे देश को पता है हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हुड्डा साहब जीत रहे हैं, पूरे देश को पता है। लेकिन बीजेपी वाले, आपको पता है, आपको याद होगा, आपको पिछला लोकसभा चुनाव याद होगा, रोहतक का पिछला चुनाव याद होगा, किस तरीके की साजिशें इन्होंने करी। तो ये साजिश भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। जो सोनीपत में आपने देखा, 3 हमारे विधायक, आज सोनीपत से लेकर महेंद्रगढ़ तक 3 कांग्रेस पार्टी के विधायक आज अंदर हैं। सारा सिस्टम एक तरफ पूरी कोशिश करेगा। कल मैं देख रहा था, कुछ हमारे लोगों ने पोस्टर लगाए करनाल में, गुड़गांव में, कुछ कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको उठा के अंदर कर दिया कि भाई ये जो है पब्लिक डिफेसमेंट में। आज सुबह मैंने पुलिस अधिकारियों से बात करी, मैंने कहा अभी रुक जाओ, आपको जो करना है कर लो, हम सारी चीज़ नोट कर रहे हैं, हमको जो करना होगा वो हम 4 अक्टूबर के बाद करेंगे। और मैं एक बात बताऊं आपको, आप यह क्या सोचते थे कि यही रैली है? ये रैली कहीं है, एक रैली ये इस तरफ है और न्यून भी लगा हुआ, एक रैली इस तरफ है, पूरी ये सड़क जो है ना, और एक रैली इस तरफ है, और भाई एक रैली ऊपर। तो मैं नहीं समझता कि गोहाना में आज तक ऐसा दिन मैंने देखा भाई। मलिक साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जगबीर मलिक जी, उन्होंने मेहनत से, और मैं इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभी एक बार रुक जाओ, और सभी साथियों को, मैं सभी साथियों को, सबने इसमें, सभी कार्यकर्ताओं को, सबने इसमें जो मेहनत करी है, आज ये इतिहास रचने का आपने काम किया है। इतनी मेहनत से इतिहास में मलिक साहब और सभी साथी जिन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ पे जो आज इतिहास, भाई एक की बात नहीं सुनी जाएगी। अब ऐसा है कि चलो, मैं जब चलूंगा तब बात कर लियो, अब इतनी दूर से सुनाई नहीं देगी। तो अभी तक लोग आने लग रहे हैं, अभी तक लोग। अच्छा देखो, एक बात है, अब ये बताओ कौन कौन चलेगा? ना कौन कौन साथ चलेगा, नहीं बताओ कौन है? भाई देखो भाई, केवल वो आदमी ऐसा है, देखो जो चाहे देखो भाई, सुनो अब मेरी बात, जो भाई जो एक बार नीचे कर लो, तख्ती नीचे रखो, सारी नोट कर ली, आप आए थे तख्ती नोट कर ली, अब साथ चलना, कोई बात नहीं भाई। देखो ऐसा है भाई, बहुत भाई, ये मेरी बात सुनो, ऐसा है, ये नहीं होता, ये बात आप देखो भाई, मेरी बात सुनो भाई, ये बात है भाई। एक बात बताओ, ये भाई जो भी कांग्रेस पार्टी जो कह रहे कि भाई सारी 6 कांग्रेस सोनीपत की सारी सीटों पर, भाई एक बात बताओ, इन चीजों में उलझोगे कि भाई इसको ठीक है, आप अपनी बात रखो, लेकिन जिसको हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी जिसको लेके भेजे कांग्रेस सोनीपत की 6 सीटों पे, भाई उनको आशीर्वाद दोगे तो हाथ खड़ा करना भाई, उनको आगे। ये लड़ाई है, इस बात को समझ गए तो पार है। ये 10 साल की मेहनत की अग्नि परीक्षा आपको देनी है, दोगे कि नहीं दोगे अग्नि परीक्षा? और भाई अच्छा भाई, आप चलेंगे, सुनो, आप चलेंगे, वो जो गाड़ी वहां खड़ी है उस गाड़ी के पीछे रहना, जब चलेंगे हम उसके पीछे, होगी धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, उस गाड़ी के पीछे रहना, उस गाड़ी के पीछे हम मलिक साहब, MP साहब, सारे जो बाकी जो सीनियर सारे कार्यकर्ता हैं, पीछे हम हो जाएंगे, आप हमारे पीछे हो जियो,
क्योंकि आगे जाओगे कोई फायदा नहीं। आराम से चलेंगे, कति मतलब स्लो मोशन में चलना है, कति कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। अच्छा नहीं, अच्छा एक और बात नहीं बताओ भाई, किसी ने जल्दी, ये देखो कहीं चल पड़े भाई, आगे नहीं पीछे। अच्छा दूसरी बात, ये पीछे करो भाई, सारे पीछे, सबने पीछे भाई। अनुज पीछे, सबको पीछे के लिए बोल, पीछे के लिए बोल। जैन साहब, अरे जैन साहब सबको पीछे के लिए बोल। अच्छा भाई देखो, बिल्कुल आराम से चलना है, कति जल्दी, किसी ने जल्दी तो नहीं है घराजान की ना भाई। कोई किसी का कोई बात हो रही हो तो बता दियो भाई मेरे तय, किसी ने भाई, घंटे की बात है, घंटे 1.5 घंटे में सारा हो लेगा प्रोग्राम। बताओ भाई, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा कौन रहेगा भाई? हाथ आगे बताओ भाई, बताओ भाई, तसलू तना जल्दी है मुझे मेरे ख्याल। बताओ भाई सतीश बता भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं सतीश, भाभी से मैं माफी मांग लूंगा, तू और बता भाई। जा थोड़ी देर, ठीक है भाई, आप चलेंगे आराम से आगे चलेंगे। चौधरी दीपेंद्र उठाएगा, उस सारे कामों की वजह से और हाथ आगे करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई एक बात बताओ, इनने इलेक्शन जल्दी क्यों कराया नहीं बताओ? मगर इनने क्यों कराया हमने नहीं पता, लेकिन इलेक्शन जल्दी डिक्लेयर करा दिया तो तुमने जी से आ गया कि नहीं आ गया? यह बात है।